स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं साइंस का। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हुए हैं, जाकर वीडियो देखने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद न्यूमेरिकल का भी वीडियो हम डाल चुके हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख रहे हैं टोटल इसमें लगभग हमको लग रहा है कि पूरा जो है आपकी बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं, वो जैव प्रक्रम हो या नियंत्रण और समन्वय हो या आनुवंशिकता हो या जीव जनन कैसे करते हैं, टोटल चैप्टरों का जो है बहुविकल्पी प्रश्न मैं इस वीडियो में दिया हूँ। तो इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। और सोच लीजिए इसमें इससे बाहर तो जाने वाला है नहीं, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो ये काफ़ी होगा आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा होगा कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित संरचना है, किसकी है? श्वेत ग्रंथि की है या तेल ग्रंथि की है या लार ग्रंथि की है या जठर ग्रंथि की है? याद रखिए, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि किसकी रूपांतरित रचना है? याद रखिए, ये है आपका श्वेत ग्रंथि की रूपांतरित रचना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज़ में? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में? तो याद रखें, हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? ये निभाता है आपका श्वसन में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना किसकी है? तो आहार नाल होता है, उसमें सी के आकार की संरचना किसकी होती है? ये होती है ग्रहणी की। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये प्रश्न जो है पूछा गया है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दंतों की संख्या होती है, यानी कितनी होती है? याद रखिएगा, 2, 4, 6 या 8। याद रखिए कितनी होती है? 6। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? याद रखिए ब्रिक, इसको आप लोग को मालूम है किडनी की भी कहा जाता है। तो आप लोग बताइए, ब्रिक का जो यूनिट होता है, ब्रिक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि आहार नाल में पेशीय संकुचन को कहते हैं। याद रखिए, आहार नाल में पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्रमाकुंचन। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। उसके बाद है स्टेएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर या लवणों पर? याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा, यानी वसा पर क्रिया करता है कौन? तो स्टेएप्सिन एंजाइम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? याद रखिए, प्रश्न ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं को लाभ होता है? ये होता है आपका 2। कितने अणुओं का लाभ होता है? तो ये आपका होता है 2 अणुओं का लाभ होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है किसके द्वारा? शिरा के द्वारा या महाशिरा के द्वारा या दायां नीले के द्वारा या महाधमनी के द्वारा? याद रखिए, महाधमनी के जो द्वारा है, शुद्ध रक्त को मनुष्य के शरीर में सभी भागों में ले जाया जाता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूं और संतरा। याद रखिए, विटामिन सी आप लोग को मालूम होगा जो खट्टा पदार्थ होता है विटामिन सी का स्रोत होता है। उसके बाद है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रवी जालिका में? याद रखिए, कह रहा है कि ग्लाइकोसिस की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है आपकी कोशिका द्रव में, यानी कोशिका द्रवी में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। वीडियो यदि यहाँ तक देखते हुए आप लोग आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ तो कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं आगे। फिर कह रहा है कि अगला प्रश्न कि पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। याद रखिए, जल का स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा, लेकिन खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है, आप लोग को याद होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मनुष्य की मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? याद रखिए, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कृमि रूप परिशेषिका भाग है क्षुद्रांत का, बृहदांत का, सिक्कम का,
कोलन का, याद रखिए किसका भाग है, कृमि रूपी परिशेष का किसका रूप होता है, ये किसका भाग है, तो ये है सिक्कम का भाग होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण, उत्सर्जन। याद रखिए त्वचा का कार्य क्या नहीं है, तो लैंगिक लक्षण, बाकी संवेदित भी होता है, सुरक्षा भी करता है, उत्सर्जन तंत्र में भी इसको रखा जाता है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी होता है, अपशिष्ट जितने लिक्विड होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। याद रखिए मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 8, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रास नली यानी घाटी जिसको कहा जाता है, द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं एपीग्लोटिस। याद रखिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपीग्लोटिस। अगला प्रश्न है कि पल्मोनरी शिरा खुलती है अथवा पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है, या फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। याद रखिए ये तीनों प्रश्न एक ही है। पल्मोनरी शिरा खुलती है यानी कहाँ जाकर खुलती है, या पल्मोनरी शिरा रुधिर को कहाँ ले जाती है, फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है। याद रखिए टोटल सबका उत्तर एक ही हो जाएगा, कहाँ आता है, तो ये बायां आलिंद में खुलती है। पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलती है, तो बाएं आलिंद में खुलती है। चलिए तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का कैल्शियम एवं फास्फोरस। याद रखिए कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है, पैराथायराइड से, थायराइड से, पिट्यूटरी से और अग्नाशय से। याद रखिए ये कहाँ से होता है, पैराथायराइड से होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकाश की ओर उन्मुख होने पर पादप प्ररोह कहते हैं, यानी क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, फोटोट्रॉपिज्म इसे कहा जाता है। जैसे सूरजमुखी के पौधे में होता है कि जिधर प्रकाश होता है सूर्य का उधर वो मुड़ जाती है। थायरक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, याद रखिए कौन सा रोग जो होता है, थायरक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, तो ये होता है घेंघा रोग। आप लोग बताइए किस विटामिन की कमी से घेंघा रोग होता है, आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है, तो ये करता है हाइपोथैलेमस। याद रखिए कौन करता है, तो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस नहीं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा, डाइएनसिफेलॉन। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जो है क्षतिग्रस्त है। क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को समझिए। यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही है तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त है, तो याद रखिए मेरु रज्जु। ठीक है ना, मेरु रज्जु जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो ऐसी घटना होगी। फिर कह रहा है अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक विकसित है, ये है आपका सेरिब्रम। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1300 से 1400 ग्राम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है अनैच्छिक क्रिया को, ये नियंत्रण करता है अनैच्छिक क्रिया को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये टोटल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच लीजिए, तो इसको मिस आप करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको रट जाइए तोता जैसे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, ये होती है 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आगे है कि पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है, तो ये है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन। इसका जो है दो विकल्प होगा, ये दोनों जो होगा ये आपका दो चीज़ होता है, दोनों दोनों पुरुष के वृषण से निकलने वाले स्रावित हार्मोन्स का नाम है, इसको याद रखिए। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखिए किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो ये आसान प्रश्न है। इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। याद रखें मस्तिष्क के अधर तल पर जो है
पीयूष ग्रंथि पाई जाती हैं। इसके बाद कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो याद रखिए ये है साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे, हार्मोन क्या है, हार्मोन एक प्रोटीन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, फिरोमिन, मोन, जिब्रेलिन, हिपेरिन, इंसुलिन, याद रखें ये है आपका जिब्रेलिन जो है ये पादप हार्मोन है। चलिए आगे चलते हैं। घेंघा रोग का नियमन होता है थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, याद रखिए ये क्या है आपका थायरॉक्सिन। घेंघा रोग अभी आपसे प्रश्न भी पूछा है घेंघा रोग से संबंधित किस विटामिन की कमी से घेंघा रोग होता है, आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि किस विटामिन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए है कि हृदय स्पंदन के लिए है कि शरीर को संतुलन करने के लिए, तो इनमें से सभी सबके लिए है, जो मस्तिष्क है सबके लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, याद रखिए किसमें होता है, खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये होता है आपका 4 विकल्प दिया गया है आपके सामने, अमीबा में, ईस्ट में, उसके बाद है स्पाइरोगाइरा में और फर्न में, तो याद रखिए ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पाइरोगाइरा में जो है खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। फिर कह रहा है कि हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये होता है मुकुलन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी प्रजनन होता है, कहाँ होता है, तो ये होता है ब्रायोफिलम में, याद रखिए कहाँ होता है ये होता है ब्रायोफिलम में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है, याद रखिए क्या है, शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, भूमिगत तनों के द्वारा, कि जड़ के द्वारा, कि पत्ती के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं, तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है जड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है, क्या कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, ये होता है तना, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए तना जो होता है अधिक अनुकूल होता है। चलिए फिर कह रहा है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, याद रखिए अंडाशय से या प्लेसेंटा से या ब्रिक से या डिम्ब वाहिनी से, तो ये किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, याद रखिए किससे मिलता है, प्लेसेंटा से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं मुकुलन द्वारा प्रजनन कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परागकोश में पाया जाता है, याद रखिए, तो परागकोश में क्या पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है आपका पराग कण, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आवृत्तिबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, याद रखिए आवृत्तिबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, याद रखिए ये होते हैं पुंगम, याद रखिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पुंगम, पुमंग है। चलिए चलते हैं। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन, याद रखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कहाँ होता है, तो ये होता है आपका ईस्ट में, कहाँ होता है, ये होता है आपका ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, आपके सामने 4 विकल्प दिया है, पपीता, गुड़हल, सरसों और मटर, याद रखिए ये है आपका ऑप्शन जो होगा ए राइट उत्तर होगा, यानी पपीता में जो है पुष्प एक लिंगी होते हैं। उसके बाद अगला है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, याद रखिए मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, ये किया जाता है आपका गर्भाशय में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका अमीबा में, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले। तो अगला प्रश्न है, चलिए देखिए ये अनुवंशिकता चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था जोहानसन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 46, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं या मनुष्य
अथवा मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 22, यानी पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन या जीवन संघर्ष या उद्विकास या प्राकृतिक चयन, तो ये है आपका जीन परिवर्तन। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। याद रखिए किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये दिया गया था आपको 1968 ईस्वी में। उसके बाद है कि टी.एच. मॉर्गन ने अपने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किया था? तो याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न ये किया था फल मक्खी पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कौन सा है आनुवंशिक पदार्थ? या गाजी बॉडी या डीएनए या राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए डीएनए जो है ये जो है आनुवंशिक पदार्थ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है केंद्रक का निर्माण होता है डीएनए से, प्रोटीन से या आरएनए से या न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो याद रखिए केंद्रक का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन से केंद्रक का निर्माण होता है। कोशिका केंद्र का खोज किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? याद रखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ये कहा जाता है पैलियोन्टोलॉजी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जाइगेट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जाइगेट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 2x। जाइगेट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध होल बीज को प्रकट करता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी R&R। याद रखिए R&R जो है ये गोल बीज को प्रकट करता है। उसके बाद कह रहा है कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। याद रखिए ये अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।